चलिए आज हमने पढ़ा नर्वस सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम फिजियोलॉजी। सबसे पहले हमने बोला कि कितने न्यूरोनल सेल्स होते हैं। 86 बिलियन न्यूरोनल सेल्स होते हैं इन वन ह्यूमन बॉडी और 85 बिलियन नॉन न्यूरोनल सेल्स होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि नर्वस सिस्टम है क्या। असल में नर्वस सिस्टम सारी बॉडी के सिस्टम्स को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, चाहे वो एंडोक्राइन सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे कोई भी सिस्टम ले लें, उसको कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। उस नर्वस सिस्टम की हमने क्लासिफिकेशन की है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दो में डिवाइड हो जाता है नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजीद डिवाइड करें तो उसमें हमारा आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और कुछ उसमें लिखा है ब्रेन स्टेम। जो ब्रेन स्टेम है वो मुश्तमिल होता है पोन्स, मेडल्ला और ब्रेन, मिड ब्रेन में ये लिखा हुआ है। उसके बाद जो ब्रेन को अगर हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को प्रोजेंसिफेलॉन कहते हैं, मिड ब्रेन को मीजेंसिफेलॉन कहते हैं और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। मजीद अगर सब डिवीजन करें हम प्रोजेंसिफेलॉन या फोर ब्रेन की, तो उसमें डाइनसिफेलॉन है और टीलेंसिफेलॉन है। टीलेंसिफेलॉन में हमने पढ़ा था क्या है कि दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, बेसल गैंग्लिया है, हिप्पोकैम्पस है और अमिगडालॉइड बॉडी है। और जो डाइनसिफेलॉन है उसमें 5 थैलेमस हैं, थैलेमस, सब थैलेमस, एपिथैलेमस, मेटाथैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद मिड ब्रेन या मीजेंसिफेलॉन की हमने पढ़ा था 3 पार्ट्स हैं, टेक्टम, टेगमेंटम और क्रस सेरेब्री। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर बनाए ना मिड ब्रेन ऐसे, तो ये जो पिछला पार्ट है ये वाला, ये है टेक्टम, और जो सेंट्रल पार्ट है ये है टेगमेंटम, और ये अंदर सामने वाला इंटीरियर पार्ट है जो लेफ्ट और राइट सेरिब्रल पेडंकल बनता है, ये है क्रस सेरेब्री। उसके बाद है हमारा हाइंड ब्रेन, वो दो में डिवाइड होता है, मेटेंसिफेलॉन और माइलेंसिफेलॉन। जो माइलेंसिफेलॉन है वो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा बनाता है, ये, और मेटेंसिफेलॉन किस पे दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, पोन्स और सीरिबैलम से। स्पाइनल कॉर्ड में हमने 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स पढ़नी थी, 31 पेयर्स। सर्वाइकल कितनी है? 8, थोरैसिक 12, लंबर 5, सैक्रल 5 और कॉक्सिक्स 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की हम डिवीजन के बारे में बात करें तो उसमें है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और इंटेरिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारा वॉलंटरी है, हमारा स्केलेटल मसल्स पे मुश्तमिल है, जो हमारी बॉडीली मूवमेंट है सारी, ये कौन कंट्रोल करता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारे कंट्रोल में, हम चलते हैं, भागते हैं, उठते हैं, तो ये सारा किसका है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम का काम है। उसके बाद है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसमें दो मेन पार्ट्स हमने पढ़े, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक कहते हैं हम फाइट और फ्लाइट और फ्राइट, जो कि कौन सा हमारा आउटफ्लो होता है? थोरैको-लंबर आउटफ्लो, थोरैक्स और लंबर जो है स्पाइनल सेगमेंट्स, वहाँ से इसकी आउटफ्लो होती है। तो दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि है रेस्ट और डाइजेस्ट सिस्टम। ये है क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो। क्रेनियोसैक्रल क्यों कहते हैं? हमने पढ़ा था क्योंकि क्रेनियम से जो क्रेनियल नर्व के नर्व्स हैं जो पैरासिम्पैथेटिक का किरदार अदा करते हैं, क्रेनियल नर्व 3, 7th, 9th और 10th, और सैक्रम, क्योंकि सैक्रल S2, S3, S4 से इसकी आउटफ्लो होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इंटेरिक नर्वस सिस्टम ये भी हमारा इनवॉलंटरी है और हमारे विसरा कंट्रोल करता है, जो हमारे GAT ऑर्गन्स हैं। इसमें हमने बोला था कि 2 टाइप के प्लेक्सिस आपको पता होने चाहिए, सब म्यूकोसल प्लेक्सिस और मस्कुलर प्लेक्सिस। सब म्यूकोसल प्लेक्सिस होते हैं मीजनर्स प्लेक्सिस, और जो मस्कुलर प्लेक्सिस होते हैं बिटवीन द लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर लेयर ऑफ मस्कुलर लेयर, माइंटेरिक प्लेक्सिस, जिसे आर्बैक प्लेक्सिस भी कहते हैं। यही जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद हमने एक न्यूरॉन बनाया था, उसका स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था। अगर मैं बता दूं इधर, तो ये क्या है हमारा सोमा, जिसे सेल बॉडी कहते हैं। उसके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हमारा किसी भी सेल का पावर हाउस होता है, जो ATP बनाता है। साइटोप्लाज्म। जो मेन 2 चीज़ें हैं जो किसी दूसरे सेल में नहीं होती, सिर्फ नर्वस न्यूरॉन्स में होती हैं, वो है न्यूरोफाइब्रिल और निसल ग्रेन्यूल्स। निसल ग्रेन्यूल्स में राइबोसोम्स होते हैं, विच मीन्स कि वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे, और इनको टिग्रॉइड सब्सटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि जब भी इनकी स्टेनिंग की जाती है तो ये इनलाइटन होकर नजर आते हैं दूर से स्लाइड पे। और एक टर्म है क्रोमेटोलाइसिस। इसमें क्या होता है? जब भी कोई इंजरी होती है और तो उस नतीजे में ये डिसअपीयर हो जाते हैं, जैसे रीजनरेट होती है न्यूरॉन तो दोबारा से अपीयर हो जाते हैं, क्रोमेटोलाइसिस। उसके बाद वो पार्ट सोमा का, अच्छा ये सोमा है, सेल बॉडी है, और ये इसकी है डेंड्राइट है। डेंड्राइट और सोमा में निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं और कहीं भी नहीं होते।
एक्सोन हिला वो पार्ट है जहाँ से एक्सोन बनता है, ये एक्सोन है सारा। और एक्सोन में जो पार्ट है उसका कुछ पार्ट है माइलिनेटेड है, कुछ अनमाइलिनेटेड है। ये वाला माइलिनेटेड पार्ट है, ये वाला माइलिन शीथ ने कवर किया हुआ है, माइलिनोजेनेसिस हमने पढ़ा था। और ये जो अनमाइलिनेटेड पार्ट है, नॉन माइलिनेटेड पार्ट है, इसे कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ये नोड ऑफ रेनवियर है और ये नोड ऑफ रेनवियर है। दो नोड ऑफ रेनवियर के दरमियान कहते हैं इंटरनोड। जो इंटरनोड पार्ट होता है वो माइलिन शीथ को कवर करती है और वो इंसुलेटेड पार्ट होता है। लेकिन जो नोड ऑफ रेनवियर है वो उसमें इंसुलेटरी कैपेसिटी वो उसका फंक्शन नहीं है, इसलिए जो सोडियम इन्फ्लक्स है, कोई भी एक्साइटेशन होती है न्यूरॉन्स की जो सार्कुलेटरी कंडक्शन करवाती है वो नोड ऑफ रेनवियर से होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो एक्सॉन है, जो सेंट्रल पार्ट है साइटोप्लाज्म से कहते हैं एक्सोप्लाज्म, और इसके जो कवरिंग से कहते हैं एक्सोलीमा। इन दोनों पार्ट को कहते हैं एक्सिस सिलेंडर, और एक्सिस सिलेंडर कौन कवर करता है? न्यूरोलीमा। ठीक है। और इसके बाद हमने जो एक्सोन की लेंथ है वो 1 मीटर होती है और इसका फ्लो हमेशा 1 वे फ्लो होता है। ये नहीं है कि ये एक्सोन वापस सेल बॉडी की तरफ इंपल्स ले जाए। एक सेल बॉडी दे के डेंड्राइट से लेके ये आगे जाएगा, साइनैप्स बनाएगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। अगर हम पढ़े अकॉर्डिंग टू देयर पोल्स, हमने बोला था 3 टाइप्स हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। यूनिपोलर कौन सी होते हैं? अगर मैं इधर ड्रा कर दूं जल्दी से, क्योंकि अब तो हमने ये पढ़ लिया है। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं उसमें एक ही पोल होता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ये सेल बॉडी है और जहाँ से एक्सॉन बनेंगे और यहीं से डेंड्राइट, तो ये है यूनिपोलर न्यूरॉन। और अगर बाइपोलर न्यूरॉन करेंगे तो सेंटर में एक सेल बॉडी होगी ऐसे, एक साइड से एक्सॉन और एक साइड से डेंड्राइट, ये है बाइपोलर न्यूरॉन्स। और तीसरा है हमारा मल्टीपोलर। ये जो एग्जांपल है ये एक मल्टीपोलर न्यूरॉन की एग्जांपल है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन सेंसरी न्यूरॉन होते हैं जिसे एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, और मोटर न्यूरॉन होते हैं इफरेंट कहते हैं। जो न्यूरॉन्स पेरिफेरी से इंपल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाए वो है सेंसरी न्यूरॉन्स या एफरेंट न्यूरॉन्स। और वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल ऑर्गन की तरफ लेके जाए वो है मोटर न्यूरॉन या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स। उसके बाद अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ 2 टाइप्स हैं, गोल्जी टाइप 1 और गोल्जी टाइप 2। जो गोल्जी टाइप 1 है वो लॉन्ग न्यूरॉन्स होते हैं और ये मोस्टली पेरिफेरल ऑर्गन्स में बड़े होते हैं, पेरिफेरी में बड़े होते हैं। और जो गोल्जी टाइप 2 है छोटे होते हैं, ये ब्रेन स्टेम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में बड़े होते हैं। माइलिनोजेनेसिस के बारे में हम पढ़ा था कि कैसे माइलिन बनती कब है। तो ये बनती है ऑलमोस्ट 4th मंथ ऑफ इंट्रायूटेराइन लाइफ और कंप्लीट कब होती है? 2nd ईयर आफ्टर बर्थ, 2 साल के बाद जन्मदिन के। उसके बाद है कि बनती किससे? लिपोप्रोटीन से बनती है, प्रोटीन्स होती हैं। और लिपिड कौन कौन से होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन। और बनाता कौन है? बनती है न्यूरोलीमा से। हमने बोला था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो न्यूरॉन्स है वो उनको कवर करती है। जो माइलिन शीथ बनती है वो ओलिगोडेंड्रोग्लिया से बनती है। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसकी जो कवरिंग है न्यूरॉन्स की वो श्वान सेल्स करते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूरोलीमा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, और जो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी न्यूरोलीमा तो शायद श्वान सेल्स भी उसको माइलिनेट कर पाते हैं। इसलिए जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन है उसकी जो माइलिन शीथ है वो ओलिगोडेंड्रोग्लियल सेल्स बनाते हैं। और जो पेरिफेरल ऑर्गन्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, ये जो न्यूरोलीमा जिसमें होती है उसमें जो श्वान सेल्स हैं वो माइलिन शीथ बनाते हैं, उसको कवर करते हैं। और जो माइलिन शीथ बन जाती है उसके हमने पढ़े 2 फंक्शन थे, एक कंडक्शन और एक इंसुलेशन। कंडक्शन क्या है? साल्टेटरी कंडक्शन होती है, पुदकने वाली, बहुत स्पीडी कंडक्शन होती है नर्वस न्यूरॉन्स में। और इंसुलेशन मतलब इंसुलेटर के तौर पे काम करता है। अगर एक न्यूरॉन स्टिमुलेट है तो बाकी न्यूरॉन स्टिमुलेट नहीं होंगे। और उसके बाद अगर हम इसकी पढ़े कुछ प्रॉपर्टीज, उसके पहले क्लासिफिकेशन अगर हम पढ़े अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, कुछ एक्सॉन का एक स्ट्रक्चर होता है माइलिनेटेड और एक होता है अनमाइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। अगर अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बोला था कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ विसरल। डिस्ट्रीब्यूशन में हम कुछ विसरल होती हैं, कुछ सोमैटिक होती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन हमने बोला कुछ सेंसरी होती हैं, कुछ मोटर होती हैं। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन कुछ ओरिजिनल में पढ़ेंगे हम, कुछ क्रेनियल नर्व्स होती है, कुछ स्पाइनल नर्व्स। जो ब्रेन से निकलेंगे क्रेनियल है, जो स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल है। अगर न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीशन की बेस पे नर्वस
सेल्स जो हैं उनको करें क्लासीफाई, तो कुछ कोलिनर्जिक होते हैं, कुछ एड्रीनर्जिक होते हैं। जो कोलिनर्जिक नर्व फाइबर्स होंगे वो एसिटाइल कोलिन रिलीज करेंगे, और जो एड्रीनर्जिक नर्व फाइबर्स होंगे वो एड्रीनलिन, नॉन एड्रीनलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने पढ़ा था डायमीटर। डायमीटर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। जितना डायमीटर बड़ा होगा उतनी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। इधर हमने लिखा था डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए की मजीद 4 डिवीजन है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये हाईली ज्यादा डायमीटर अल्फा का होता है, उससे कम बीटा का, उससे कम डेल्टा, गामा का, उससे कम डेल्टा का, उससे कम टाइप बी का, उससे कम टाइप सी का। तो टाइप सी सबसे स्लो होगी और टाइप ए अल्फा सबसे फास्ट होगी, क्योंकि हमने बोला कि डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। उसके बाद अगर प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े नर्व फाइबर की, एक्साइटेबिलिटी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिएक्शन पोटेंशियल हमने पढ़ा। उसके बाद साल्टेटरी कंडक्शन हम पढ़ चुके हैं ये यहाँ पे। उसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड हमने बोला था, वो पीरियड इसके 2 टाइप्स हमने पढ़ी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है जहाँ अगर स्टिमुलस जितना भी ज़्यादा हो कोएक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड वो होता है कि उस पीरियड के दौरान अगर स्टिमुलस मोर देन थ्रेशोल्ड के आ जाए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, डीपोलराइज हो जाएगा सेल दोबारा से। तो इसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड की वजह से सेल जो है दोबारा नहीं हो सकते, एक्शन पोटेंशियल में नहीं जा सकते जितना भी स्टिमुलस ज़्यादा हो। उसके बाद आता है कि फटीगेबिलिटी। जब से ही कोई स्टिमुलस आता है तो नर्वस न्यूरॉन जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, एक्साइट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर आते जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो रिस्पांस है स्टिमुलस को वो कम होता चला जाता है। एट द एंड कोई रिस्पांस शो नहीं करते न्यूरॉन्स, उसे उस प्रॉपर्टी कहते हैं फटीगेबिलिटी, फटीग हो जाते हैं नर्व्स। उसके बाद समेशन 2 टाइप्स के, स्पेशियल और टेम्पोरल समेशन। जो स्पेशियल समेशन है उसमें क्या होता है, जो प्री सिनेप्टिक प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो थोड़े थोड़े सब मिनिमल होते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो थ्रेशोल्ड की तरफ ले जाते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर देते हैं। और जो टेम्पोरल है इसमें क्या होता है कि रिपीटेडली प्री सिनेप्टिक जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल। एट द एंड हमारे पास है ऑल और नन लॉ, जिस तरह हमने हार्ट में पढ़ा था ऑल और नन लॉ होता है, इसी तरह नर्वस सिस्टम में भी ऑल और नन लॉ होता है कि पूरा जो अगर जब तक थ्रेशोल्ड तक ना आ जाए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तब तक पूरा नर्वस सिस्टम में कोई भी जो न्यूरॉन है वो स्टिमुलेट नहीं होगा, और जब सारा होगा या फिर बिल्कुल नहीं होगा नर्वस सिस्टम में। उसके बाद हमने कुछ इसकी पढ़ी थी, ये हमारा एक नर्व फाइबर है ना, ये वाला एक सिंपल नर्व फाइबर है, बहुत सारे नर्व फाइबर मिलके फेसिकुलस बनाते हैं। ये जो है ना ये पार्ट ये है फेसिकुलस, लिखा नहीं है फेसिकुलस, और ये सारे फेसिकुलाई जो मिलके क्या बनाते हैं, एक नर्व बनाते हैं। इसकी कोई लेयर्स थी, ये जो फाइबर्स ये जो मेम्ब्रेन जो नर्व फाइबर को कवर करती है वो है एंडोन्यूरियम, और वो लेयर या वो मेम्ब्रेन जो फेसिकुलस को कवर करती है वो है पेरिन्यूरियम, और वो मेम्ब्रेन जो पूरे नर्व को कर रही है कवर वो है एपिन्यूरियम। उसके बाद हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स होते क्या, ट्रांसड्यूसर प्रोटीन्स होती हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं वो स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और रिसेप्टर्स हमने पढ़े थे एक्स्ट्रोसेप्टिव और इंट्रोसेप्टिव्स। अगर हम एक्स्ट्रोसेप्टिव के बारे में बात करें तो सबसे पहले हमने पढ़े थे क्यूटेनियस, फिर कीमोरिसेप्टर्स और फिर उसके बाद टेलीरिसेप्टर्स या फिर डिस्टेंस रिसेप्टर्स। जो क्यूटेनियस रिसेप्टर्स उसमें हमारे पास है टच रिसेप्टर्स, वाइब्रेशन के लिए रिसेप्टर्स हैं, प्रेशर के लिए हैं, पेन के लिए हैं, कोल्ड के लिए और वार्म के लिए, टेम्परेचर दोनों टेम्परेचर के लिए ना, कोल्ड और वार्म टेम्परेचर। टच के लिए हमारे पास मीजनर्स कार्पसल्स हैं या मार्कर डिस्क हैं, प्रेशर या वाइब्रेशन के लिए हमारे पास पसीनिंग कार्पसल्स हैं, पेन के लिए हमारे पास फ्री नर्व एंडिंग्स हैं जिन्हें नोकिसेप्टर्स कहते हैं, कोल्ड के लिए क्रॉस एंड बल्ब है, और वार्म टेम्परेचर के लिए हमारे पास रफीनी एंडोर्फिन्स हैं। उसके बाद कीमोरिसेप्टर्स में हम 2 टाइप के रिसेप्टर्स पढ़ने हैं, टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए। स्मेल के लिए हम ऑलरेडी ऑल्फैक्टरी नर्व पढ़ चुके हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व रिसेप्टर्स होते हैं ऑलमोस्ट 4, कितने होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व रिसेप्टर्स? 16 से 20 मिलियन तक होते हैं। और टेस्ट के लिए हमारे पास टेस्ट बर्ड्स होते हैं, हमने लिखा फोलिफॉर्म पपिलाई, फंजिफॉर्म पपिलाई, फोलिएट पपिलाई या सर्कमविलेट पपिलाई। ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो कि टेस्ट को सेंस करते हैं, कौन सा टेस्ट, सोर टेस्ट, स्वीट, साल्ट, बिटर या उमामी। उसके बाद टेली रिसेप्टर्स या डिस्टेंस रिसेप्टर्स, इसके लिए हमारे पास विजन और हियरिंग के लिए। विजन के लिए आप सबको पता है रॉड्स और कोन्स होते हैं रेटिना में। रॉड्स किस लिए होते हैं? नाइट विजन के लिए, डार्कनेस के लिए, और कोन्स होते हैं डे लाइट विजन के लिए।
रेटिना में पड़े होते हैं। और हियरिंग के लिए हमारे पास हेयर सेल्स होते हैं, जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, हमने पिछली वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था हेयर सेल्स इन ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये हमारे पास कुछ रिसेप्टर्स थे। उसके बाद हमने पढ़े साइनेप्स। सिनैप्स क्या है? जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स हमने बोला था। अगर इसकी क्लासिफिकेशन करें सिनैप्स की, तो सबसे पहले एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन अगर करें तो एक्सो-एक्सोनल सिनैप्स, एक्सोडेंड्रिटिक सिनैप्स और एक्सोसोमैटिक सिनैप्स। एक्सो-एक्सोनल सिनैप्स कौन वो होंगे? वो सिनैप्स जो एक एक्सॉन और दूसरे एक्सॉन के दरमियान पड़ा हुआ है। एक्सोडेंड्रिटिक क्या होता है? जो एक एक्सॉन और दूसरे डेंड्राइट के दरमियान पड़ा होगा। और एक्सोसोमैटिक क्या होगा? जो एक एक्सॉन और दूसरे सोमा के साथ, सेल बॉडी के साथ सिनैप्स बनाएगा, वो एक्सोसोमैटिक होगा। अगर फंक्शनल या फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करें हम सिनैप्स की, तो इलेक्ट्रिकल और केमिकल। इलेक्ट्रिकल में हमने बोला था कि गैप जंक्शंस होते हैं और डायरेक्ट इंपल्स पास करती है प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट सिनैप्टिक गैंग्लियन की तरफ। लेकिन जो केमिकल है इसमें गैप जंक्शन नहीं होते, इसमें सिनैप्टिक क्लेफ्ट होता है, प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन होती है, और सारा हमने वो प्रोसेस बोला था। अगर कहते हैं जल्दी से मैं इधर समझा देता हूँ। इधर यहाँ से हमने बोला था एक न्यूरॉन स्टिमुलेट होगी, ऐसे ही पहले लगा देते हैं, ये एक सेल है कोई नहीं, जैसे स्टिमुलेट होगा तो कैल्शियम चैनल ओपन होंगे, कैल्शियम इनफ्लक्स होगी, कैल्शियम। और हमने पढ़ा था लास्ट टाइम कैल्शियम जो हेल्प करता है किसमें? एंडोसाइटोसिन या एक्सोसाइटोसिन में? एक्सोसाइटोसिन में। इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगी तो सिक्रीटरी वेसिकल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाइलकोलिन है, वो यहाँ रिलीज होगा। ये है साइनेप्स और सिनैप्टिक क्लेफ्ट, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो एसिटाइलकोलिन को कैच करेंगे, और ये लाइगेंड गेटेड रिसेप्टर्स यहाँ पे सोडियम चैनल को ओपन करेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा और ये जो न्यूरॉन है ये स्टिमुलेट हो जाएगा। ये एग्जांपल है इलेक्ट्रिकल की या केमिकल की? ये केमिकल सिनैप्स की एग्जांपल है। इलेक्ट्रिकल में हमने बोला था फॉर एग्जांपल ये न्यूरॉन है और ये एक दूसरा न्यूरॉन है, तो इसके दरमियान क्या होते हैं? गैप जंक्शंस। ये है एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन, सॉरी इलेक्ट्रिकल सिनैप्स, और ये एग्जांपल है केमिकल सिनैप्स की। उसके बाद हमने पढ़ा था, चलिए उसके बाद इधर आ जाते हैं। अगर हम उसके बाद क्लासिफिकेशन ये हो गई। अच्छा, रिसेप्टर्स हमने इंट्रोसेप्टिव छोड़ दिए थे। जो इंट्रोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं उसकी दो टाइप्स हैं, प्रोप्रियोसेप्टिव और विस्ट्रोसेप्टिव। जो प्रोप्रियोसेप्टिव रिसेप्टर्स हैं स्पिंडल फाइबर्स, गोल्गी टेंडन ऑर्गन्स, फ्री नर्व एंडिंग्स, पसीन कार्पसल्स, ये किस में होते हैं? टेंडन, लिगामेंट और मसल्स में। जो हेयर सेल्स हैं वो किस में होते हैं? वेस्टिब्यूल या कोक्लिया में, आपको पता है हेयर सेल्स होते हैं। जो विस्ट्रोसेप्टिव हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स, बैरोसेप्टर्स, कीमोसेप्टर्स, ऑस्मोसेप्टर्स, ये सारे होते हैं हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, जीआईटी में, ब्रेन में और यूरिनरी ट्रैक्ट में। तो ये थे हमारे रिसेप्टर्स। उसके बाद सिनैप्स हमने पढ़े, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ ली, इलेक्ट्रिकल और केमिकल। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन है, चले वो रिफ्लेक्स थी ना, सिचुएशन, हाँ रिफ्लेक्स थी। फंक्शन के बारे में अगर हम पढ़ते हैं, एक्साइटेटरी फंक्शन होता है इनका और इनहिबिटरी होता है। ये जो हमने एग्जांपल पढ़ी है ये है एक्साइटेटरी सिनैप्स की, और अगर हम इनहिबिटरी करेंगे तो क्या होगा? ऐसे न्यूरॉन होगा, चले ऐसे होता है एक न्यूरॉन और ये दूसरा न्यूरॉन है। जैसे ये स्टिमुलेट होगा, ऊपर से आर्डर आएंगे अपर मोटर न्यूरॉन से, तो यहाँ से कैल्शियम इन्फ्लक्स भी होगी, सेम है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होगी, ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन स्टिमुलेट हो जाएगा। फिर ये सिक्रीटरी कैल्शियम इंट्रासेलुलर पड़ेगी, सिक्रीटरी वेसिकल को बाहर निकालेगा। यहाँ थोड़ी सी डिफरेंस ये है कि यहाँ एसिटाइलकोलिन नहीं होगा सिक्रीटरी वेसिकल्स में, यहाँ गाबा होगा जी, गामा माइनो ब्यूटाइलिक एसिड, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा, जिसके नतीजे में पोटाशियम चैनल ओपन होंगे और क्लोराइड चैनल ओपन होंगे। पोटाशियम इफ्लक्स होगी और क्लोराइड इनफ्लक्स होगी, इसके नतीजे में न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा। आपको पता है जब पॉजिटिविटी पोटाशियम इफ्लक्स होगी तो भी रीपोलराइजेशन हमने बोला था होगी। अगर क्लोराइड अंदर आते तो फिर भी नेगेटिविटी बढ़ेगी ना न्यूरॉन के अंदर, तो नेगेटिविटी जैसे ही बढ़ेगी तो न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा। एक्साइटेटरी फंक्शन है सिनैप्स का, इनहिबिटरी फंक्शन है। उसके बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस फंक्शन है। हमने ये बोला था कि फॉर एग्जांपल कन्वर्जेंस कैसे होता है? ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये तीसरा, ये चौथा, ये सिनैप्स और यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन। ये क्या है? कन्वर्जेंस। और डाइवर्जेंस कैसे है? फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से ये पोस्ट सिनैप्टिक जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये है डाइवर्जेंस।
ये प्रॉपर्टी किसकी है? साइनैप्स की, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। उसके बाद था साइनेप्टिक डिले। इस साइनैप्स के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है, 0.3 से 0.5 मिली सेकेंड का डिले होता है, जिसे हम रिएक्शन टाइम भी कहते हैं। ये थोड़ा सा डिले होता है। उसके बाद है समेशन, हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टेम्पोरल समेशन होती है और स्पेशियल समेशन होती है। अगर प्री गैंग्लियोनिक फाइबर ज़्यादा होंगे, थोड़े थोड़े होंगे लेकिन ज़्यादा होंगे प्री गैंग्लियोनिक, तो ये है स्पेशियल समेशन। अगर प्री गैंग्लियोनिक सिर्फ एक होगा लेकिन रिपीटेड आएगा, बार बार आएगा, तो जो समेशन होगा, रिएक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा, वो है टेम्पोरल समेशन। उसके बाद फटीग हम पढ़ चुके हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर बार बार आएंगे, स्टिमुलस से रिस्पांस शो करेगा, न्यूरॉन्स एट द एंड वो कोई रिस्पांस शो नहीं करेगा। उसके बाद हमने रेनशॉ सेल्स पढ़े थे, ये भी इनहिबिटरी सेल्स हैं जो सिनैप्स को इनहिबिट करते हैं। ये कहाँ पढ़े होते हैं? एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के रेनशॉ सेल्स इनडायरेक्टली इनहिबिट कर देते हैं। लास्ट उसके बाद रिफ्लेक्सेस हमने पढ़े थे। रिफ्लेक्स क्या होता है कि एक ऐसा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बॉडी के इररिपेयरेबल लॉस से बचाता है। और फॉर एग्जांपल एकदम से ब्राइट लाइट पड़ी आंखों में, आंखें फौरन बंद हो जाएंगी और पीपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक गर्म चीज़ पे हमने हाथ रखी, फौरन से विथड्रॉवल रिफ्लेक्स होता है, तो हम हाथ हटा देंगे, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है। और जो रिफ्लेक्स है उसकी जो पाथवे उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, जिसके थ्रू रिफ्लेक्स होता है। उसके 5 कंपोनेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसेप्टर है, फॉर एग्जांपल ये एक रिसेप्टर है जो मे बी टच रिसेप्टर है, पेन रिसेप्टर है, या वार्मथ के लिए रिसेप्टर है, पेन के लिए रिसेप्टर है। दूसरा है एफरेंट न्यूरॉन, रिसेप्टर से जो फाइबर्स हैं वो इम्पल्स जो रिसेप्टर ने जनरेट की थी। रिसेप्टर करता क्या है? हमने बोला था कि एक ट्रांसड्यूसर के तौर पे काम करता है, एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है, इसने फॉर एग्जांपल पेन का रिसेप्टर है ना, तो ये फॉर एग्जांपल पेन के रिसेप्टर कौन सा है? पेन के लिए एंड फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, लोकीसेप्टर्स हैं, ये लोकीसेप्टर है फॉर एग्जांपल। तो इसने क्या किया? पेन के रिसेप्टर को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में जनरेट कन्वर्ट कर दिया। अब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स रिसेप्टर से सेंटर की तरफ लेके जाते हैं, वो है एफरेंट न्यूरॉन्स। अब ये है सेंट्रल पार्ट, थर्ड कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। ये होता है ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, और यहाँ पे एक रीजनेबल मोटर इंपल्स जनरेट होती है कि अब करना क्या है। उसके बाद आता है हमारा ये है सेंटर। इफरेंट न्यूरॉन्स आते हैं जो कि इंपल्स सेंटर से, जो भी सेंटर ने ब्रेन ने सोचा हो कि हमने क्या रिस्पांस शो करना है मोटर इंपल्स के थ्रू, वो सेंटर से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ लेके जाते हैं। और पांचवा हमारे पास है इफेक्टर ऑर्गन, जो में भी मसल हो सकता है और में भी कोई ग्लैंड हो सकता है जो इफेक्ट शो करता है। ये था हमारा रिफ्लेक्स आर्क के 5 कंपोनेंट्स। अगर हम इसकी थोड़ी एग्जांपल्स पढ़े तो हमारे पास सबसे पहले इनबॉर्न रिफ्लेक्स आता है, जिसे हम अनकंडीशनल रिफ्लेक्स कहते हैं या नेचुरल रिफ्लेक्स कहते हैं। जो फॉर एग्जांपल छोटे बच्चों में हमने बोला था, न्यू बॉर्न बेबी में शहद का एक छोटा सा ड्रॉप मुंह में डालते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि बच्चे को पहले तो नहीं पता था कि शहद मीठी है या कड़वी है क्या। सलाइवा जो प्रोड्यूस हुआ है विदाउट एनी प्रायर लर्निंग और ट्रेनिंग और कंडीशन और एक्सपीरियंस, दैट इज इनबॉर्न रिफ्लेक्स और अनकंडीशनल रिफ्लेक्स। दूसरा है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स या कंडीशनल रिफ्लेक्स। दैट रिफ्लेक्स नीड आवर प्रायर लर्निंग और ट्रेनिंग और कंडीशन और एक्सपीरियंस और हिस्ट्री। फॉर एग्जांपल इस बच्चे में तो शहद का कतरा रखा तो सैलिवेशन हुई ना, सलाइवा प्रोड्यूस हुआ, लेकिन एक्वायर्ड रिफ्लेक्स में क्या होगा? फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ हमें पसंद है, पिज़्ज़ा है या जलेबियाँ हैं या कोई भी आप चीज़ बर्गर कर सकते, उसके बारे में हम सोचते हैं तो सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बारे में कोई बंदा बात कर रहा हो, सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बारे में फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर करते हैं अभी, तो तभी सलाइवा प्रोड्यूस होता है। उसको हम देखते हैं, विजन से भी सलाइवा प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से अगर रिफ्लेक्सेस करेंगे ना, सिचुएशन के साथ कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं कॉर्टिकल रिफ्लेक्सेस जो कॉर्टेक्स में सेंटर होता है, कुछ रिफ्लेक्स होते हैं सीरिबेलर रिफ्लेक्सेस जो सीरिबेलम में सिचुएटेड होते हैं, कुछ होते हैं मिड ब्रेन में सिचुएटेड होते हैं, कुछ होते हैं स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में 3 टाइप्स हैं उसकी। स्पाइनल में सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, इंट्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस, और इंट्रा के बाद आता है सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। लिख देता हूँ इधर। पहला है कौन सा? सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स, दूसरा है इंट्रा सेगमेंटल रिफ्लेक्सेस, और तीसरा है सेगमेंटल स्पाइनल, इंट्रा स्पाइनल और सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन के हिसाब से था।
उसके बाद था अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन या पर्पस के हिसाब से, पर्पस वो है कुछ एक्सटेंसर और कुछ फ्लेक्सर। कुछ रिफ्लेक्स होता है इसमें फ्लेक्शन होती है आर्म की या लिम्स की, वो फ्लेक्सर होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं, जो कि नोकिसेप्टर रिफ्लेक्स होते हैं, नोकिसेप्टर रिसेप्टर होते हैं ना पेन के लिए, तो उसमें जो है ना वो फ्लेक्सर रिफ्लेक्स होते हैं। जैसे जैसे कोई पेन को टच करेंगे एकदम से हाथ फ्लेक्शन की तरफ जाएगा, बेंडिंग ऑफ द जॉइंट होगी। दूसरा है एक्सटेंसर, कुछ में अगेंस्ट द ग्रेविटी होता है एक्सटेंसर रिफ्लेक्स। हम अगेंस्ट द ग्रेविटी जो भी काम करते हैं, जो भी रिफ्लेक्स होते हैं वो एक्सटेंसर या एंटी ग्रेविटेशनल रिफ्लेक्स होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइनैप्स, अगर एक साइनैप्स हो रिफ्लेक्स में तो मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, और अगर किसी भी रिफ्लेक्स आर्ट में दो से ज्यादा सिनेप्स हो या दो हो तो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, जिसमें हम जो फ्लेक्स रिफ्लेक्स है वो पॉलीसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है, जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स है। इसकी एग्जांपल है, याद रखनी है आपने। उसके बाद क्लिनिकल बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स, फॉर एग्जांपल सुपरफिशियल, डीप, विसरल और पैथोलॉजिकल। जो सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस हैं वो दो में डिवाइड होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन, सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन और सुपरफिशियल क्यूटेनियस। जो सुपरफिशियल म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें हमने पढ़ा था कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, कॉर्नियल रिफ्लेक्स, फेरेंजियल रिफ्लेक्स, ओवुलर रिफ्लेक्स और जो हम गैग रिफ्लेक्स हम कहते हैं। उसके बाद है हमारा क्यूटेनियस रिफ्लेक्स, इसमें क्या होता है अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स, लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। फॉर एग्जांपल एब्डोमिनल अबव द अम्बिलिकस बिलो द कोस्टम, हम स्किन को स्ट्राइक करें ना तो हमारी जो अम्बिलिकस है टुवर्ड द स्ट्राइकिंग पॉइंट पे मूव करेगी थोड़ी सी। और लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स क्या होता है, अम्बिलिकस के नीचे थोड़ा सा टच करें तो अम्बिलिकस टुवर्ड द स्ट्राइकिंग पॉइंट पे वो चली जाएगी, ये है लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स। उसके बाद है ग्लूटियल रिफ्लेक्स, ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो कॉन्टैक्ट करेगा अगर हम ग्लूटियस पार्ट को टच करेंगे। अगर हम मिडल थाई को टच करेंगे तो क्रीमास्टेरिक रिफ्लेक्स है, सुप्रास्पाइनेटिस रिफ्लेक्स है। ये कौन से हैं, सुपरफिशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्स। उसके बाद डीप रिफ्लेक्स, जिसमें हमने बोला था जा जर्क रिफ्लेक्स, अगर थोड़ा सा मुंह खुला हो और इधर हाथ में ऐसे टच करें, ऐसे स्ट्राइक करें, एकदम से मुंह बंद हो जाएगा। तो ये कौन सा है, डीप इसकी क्लासिफिकेशन में जा जर्क रिफ्लेक्स, बाइसेप रिफ्लेक्स, ट्राइसेप रिफ्लेक्स, फोरआर्म रिफ्लेक्स, रिस्ट रिफ्लेक्स, नी रिफ्लेक्स और एंकल रिफ्लेक्स। उसके बाद विसरल रिफ्लेक्स होते हैं। विसरल रिफ्लेक्स में पपिलरी रिफ्लेक्स होता है, अकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स होता है, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स होता है। कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स क्या होता है कि जब कैरोटिड साइनस पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हार्ट रेट स्लो हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम टाइट कॉलर की जब शर्ट पहनते हैं तो कैरोटिड साइनस को टच करते हैं और तो जो हार्ट रेट वो स्लो हो जाता है। ये है कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। उसके बाद अकुलो कैरोटिड रिफ्लेक्स, हाँ अकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स। इसमें क्या होता है हम आई बार को थोड़ा टच करते हैं, प्रेशर डालते हैं ना तो भी हार्ट रेट डिक्रीज होता है। ये है अकुलोकार्डिक रिफ्लेक्स। उसके बाद है पपिलरी रिफ्लेक्स, इसमें 3 सब डिवीजन हैं, लाइट रिफ्लेक्स, कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स और सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। लाइट रिफ्लेक्स में क्या होगा, पपिलरी रिफ्लेक्स के सब टाइप में जैसे लाइट पड़ती है, ब्राइट लाइट, एकदम से आंखें बंद होती हैं, प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होते हैं, पहले प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होंगे और उसके बाद ब्लिंकिंग होगी ना। उसके बाद है हमारा कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स या कॉमोडेशन रिफ्लेक्स, जैसे कोई चीज नजदीक आती है हमारे यहाँ हम रीडिंग करते हैं तो क्या होता है प्यूपल कंस्ट्रिक्ट होते हैं और कन्वर्जेंस होती है, जो बोथ आई की मीडियल रेक्टस मसल है वो स्टिमुलेट होते हैं। और तीसरा है सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, जैसे हम अपने नेक की सुपरफिशियल स्किन को टच करते हैं तो हमारे प्यूपल डायलेट हो जाते हैं। तो ये 3 टाइप्स थी पपिलरी रिफ्लेक्स की, लाइट रिफ्लेक्स, अकोमोडेशन या कॉमोडेशन रिफ्लेक्स या कन्वर्जेंस रिफ्लेक्स, तीसरी सीलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स। और उसके बाद है पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स, क्लिनिकल की 4 टाइप है पैथोलॉजिकल। इसमें है बबिन्स्की रिफ्लेक्स, क्लोनस और पेंडुलर रिफ्लेक्स। बबिन्स्की रिफ्लेक्स हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मली क्या होता है बच्चों में ये पॉजिटिव होती है क्योंकि उसमें हमें पता है कि माइलिनेशन नहीं होती, हम पढ़ चुके हैं ना। 2 साल तक माइलिनेशन कंप्लीट होती है, 2 साल से पहले तक क्या होगा बबिन्स्की रिफ्लेक्स मोस्टली पॉजिटिव होता है नॉर्मली। 2 साल के बाद अगर पॉजिटिव हो तो फिर वो पैथोलॉजी हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है हम लेटरल फुट को अगर स्ट्राइक करें, पाँव की सोल, लेटरल सोल ऑफ द फुट को, तो नॉर्मली जो है ना टो और जो फिंगर्स हैं वो प्लांटरली फ्लेक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर बबिन्स्की रिफ्लेक्स पॉजिटिव कब होता है, जब टच करने से वो फैन आउट कर जाए ऊपर की तरफ, डॉर्सल फ्लेक्शन हो जाए उसकी। उसके बाद क्लोनस, इसमें क्या होता है नी क्लोनस और एंकल क्लोनस होता है। इसमें एक्युलस टेंडन को अगर हम प्लांटरली फ्लेक्स करें अपने फुट को तो एक जैसे जर्क था, जर्क रिफ्लेक्स हमें शो होगा एट द नी जॉइंट। अगर नी क्लोनस है तो इसमें क्या होगा, हम पटेला को फर्मली पकड़ते हैं और नीचे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, तो हम थोड़ा सा इसमें चेक करते हैं क्वाड्रिसेप्स फेमरस जो है ना वो पटेला को थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट करता है, जर्क करता है, ये क्लोनस की टाइप है।
तीसरा पेंडुलम, जिस तरह घड़ी का एक होता नहीं पेंडुलम, उसकी तरह जो वो ये पैथोलॉजी है। उसके बाद हम पेन के बारे में पढ़ेंगे। पेन की हमने पढ़ी कि मुख्तलिफ टाइप्स की पेन होती है। कुछ स्टैबिंग पेन होती है, कुछ शार्प पेन होती है, शूटिंग पेन होती है, इलेक्ट्रिकल पेन होती है, डल पेन होती है, प्रिकिंग पेन होती है और कटिंग पेन होती है। ये टाइप्स हैं इसकी। दो मेन टाइप्स हमने पढ़ी, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट जो होती है इसका टाइम ड्यूरेशन थोड़ा होता है, क्रोनिक का टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होता है। अक्यूट जो होती है वो ईजिली ट्रीटेबल होती है, क्रोनिक होती है वो डिफिकल्ट टू ट्रीट होती है। जो अक्यूट होती है इसकी शार्प पेन होती है मोस्टली, और जो क्रोनिक है इसकी डल पेन होती है मोस्टली। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कुछ फास्ट पेन के फाइबर्स होते हैं और कुछ स्लो पेन के लिए होते हैं। जो फास्ट पेन के लिए एक डेल्टा फाइबर्स होते हैं, जो हमने पढ़े थे ना, टाइप ए, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये जो फाइबर्स हैं ये फास्ट पेन के लिए होते हैं, और स्लो पेन के लिए ये फाइबर्स होते हैं। स्लो क्यों है टाइप सी? क्योंकि इसका डायमीटर कम है। हमने बोला था डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो डायमीटर डेल्टा नर्व्स का ज़्यादा है, इसलिए इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। टाइप सी का डायमीटर कम है, इसकी वेलोसिटी इसकी कम है। तो ये फाइबर। उसके बाद हमने कुछ पाथवे पढ़े थे पेन के लिए। एक पाथवे है स्किन या डीप टिश्यू से जो पेन लेके जाते हैं, स्किन या पूरी बॉडी से डीप टिश्यू से। अगर स्किन या पूरी बॉडी से स्लो पेन की सेंसेशन लेके जानी है तो वो उसका सेंटर है सबस्टेंस या जेलाटिनोसा ऑफ रोलैंडो। ये पढ़ा होता है हमारे एंटीरियर ग्रे हॉर्न पे। और अगर फास्ट पेन लेके जानी है स्किन और डीप टिश्यू से, उसका मसला है मार्जिनल न्यूक्लियस इन द मार्जिनल न्यूक्लियस इन द पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न। उसके बाद अगर फेस से पेन की सेंसेशन लेके जानी है, पर्च में ट्राइजेमिनल नर्व पेन से फेस से सारी पेन की जो भी सेंसेशन, टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रोसेप्शन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, फेस से ट्राइजेमिनल नर्व लेके जाती है। उसके बाद हमारे पास विसरा से जो पेन जाती है, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से जो पेन जाएगी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो फाइबर्स हैं वो लेके जाएंगे। और लेकिन जो फेरिंक्स, इसोफेगस और ट्रेकिया से पेन जाएगी वो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व और वेगस नर्व के थ्रू जाएगी। उसके बाद जो है लास्टली पेल्विक पेन होती है, पेल्विक, वो सैक्रल पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स लेके जाते हैं। और क्रैम्प्स भी हमने पढ़ा था, जो सस्टेन्ड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके वजह से पेन फील होती है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे हो रही है, जिम ट्रेनर जो होते हैं नए जिम करते हैं, जो फॉर एग्जांपल मैं हूँ, फॉर एग्जांपल अगर कल बाइसेप की मैंने ट्रेनिंग की है बहुत ज़्यादा, तो इस दफ़ा अब क्या होगा, अगले दिन ये बिल्कुल जो मसल सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन हो गया, मैं सीधा नहीं कर पा रहा। तो ये क्या है, क्रैम्पिंग पेन, पेन की एक किस्म है ना। उसके बाद पेन जो है वो बेनिफिशियल होती है, हमने पढ़ा है कैसे कि सबसे पहले वार्निंग अलार्म के तौर पे बताते हैं कुछ हो रहा है, बचो, कुछ ना कुछ इसका जो है ना वो सद्भाव करो। और दूसरा है कि विथड्रॉवल रिफ्लेक्स करवा देती है। फॉर एग्जाम्पल पेन गर्म है ना, तो पेन होगी तो हम जैसे फ्लेक्सर, विथड्रॉवल रिफ्लेक्स को फ्लेक्सर रिफ्लेक्स भी कहते हैं ना, यहाँ जो हमने फ्लेक्सर टाइप पढ़ी इसको हम विथड्रॉवल रिफ्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद रेस्ट, पेन में बताते हैं कि अब रेस्ट करना चाहिए, एक्टिविटी कम करनी चाहिए ताकि कोई मजीद आर्गन डैमेज ना हो, आपके खतरा है आगे। चौथा चीज ट्रीटमेंट, हाँ ज़ाहिर अगर पेन होगी तो हम कुछ रिलैक्स करेंगे, रेस्ट करेंगे और ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। अगर पेन ही नहीं होगा तो हम ऐसे ही घूमते रहेंगे, टेंशन ही नहीं है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास बचता है जी रेफर्ड पेन। ये क्या पेन होती है कि पेन होती है लेकिन वहाँ नहीं होती जहाँ से पेन ओरिजिनेट हुई है, जहाँ पे इटियोलॉजी है, जो काज है वो नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर पेन है ओवरी में तो वो अम्बिलिकस में पेन फील होगी। अगर पेन है टेस्टिस की तो वो एब्डोमेन में फील होगी, दर्द होगी। डायफ्राम की पेन है, पैथोलॉजी डायफ्राम में है तो शोल्डर में पेन फील होगी। पैथोलॉजी गॉल ब्लैडर में है, गॉल ब्लैडर को डिजीज है तो वो एपिगैस्ट्रिक पेन हमें होगी। अगर किडनी पेन है, रीनल पेन है तो हमारे लॉइन रीजन में पेन फील होगी। अगर हार्ट पेन है तो वो आपको पता है कि वो हार्ट की पेन किधर जाती है, लेफ्ट आर्म की तरफ, इनर साइड ऑफ लेफ्ट आर्म। क्यों जाती है? क्योंकि इनका डर्माटोम सेम है। हम डर्माटोम रूल पढ़ेंगे। जो स्ट्रक्चर सेम डर्माटोम से डेवलप होते हैं ना, तो उसी सारे स्ट्रक्चर को जो पेन होगी वो उसे कहते हैं रेफर्ड पेन। फॉर एग्जांपल अगर हम कर चुके हैं ना, हार्ट की और इनर आर्म की जो डेवलपमेंट है वो सेम डर्माटोम से है, इसलिए जब हार्ट की पेन होगी तो हमारे इनर लेफ्ट आर्म को पेन होगी। तो ये था रेफर्ड पेन। और आज का यही है, क्वेश्चन है तो पूछ लें।